बता दूंगा। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूँ, अभ्यास की तरफ बढ़ रहा हूँ। ये जो साइंस में ब्लू बॉक्स में आपने क्या सीखा रहता है, ये पूरा ऑब्जेक्टिव रहते हैं। एक बार इस पे फोकस कर लेते हैं। फोकस। प्रकाश सरल रेखाओं में गमन करता हुआ प्रतीत होता है, मतलब वो सीधी रेखा में गमन करता है, ये चीज अपन ने सीखी इसमें। दर्पण तथा लेंस वस्तुओं के प्रतिबिंब बनाते हैं। बिंब की स्थिति अनुसार प्रतिबिंब वास्तविक या आभासी हो सकते हैं, मतलब वस्तु की स्थिति के अनुसार प्रतिबिंब कैसे हो सकते हैं, वास्तविक या आभासी। सभी प्रकार के परावर्ती पृष्ठ परावर्तन के नियमों का पालन करते हैं, अपवर्ती पृष्ठ अपवर्तन के नियमों का पालन करते हैं, मतलब जो अपवर्तन करते हैं वो वाले पृष्ठ। कार्तीय चिन्ह परिपाटी अपनाई जाती है। दर्पण सूत्र दिया हुआ है, जहाँ u वस्तु की दूरी, v प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी f में संबंध बताता है। किसी गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, ये भी हमने सीखा। किसी गोली दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात होता है, मतलब आवर्धन की परिभाषा है ये। उसके बाद अगर नीचे जाएं तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में तिरछी गमन करने वाली कोई प्रकाश किरण अभिलंब से दूर, ये दो तथ्य है ना, वो पढ़े थे अपन ने। विरल से सघन में जाती तो अभिलंब की तरफ झुक जाती है, सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। निर्वात में प्रकाश की चाल भूलना नहीं चाहिए आपको, वीडियो देखा अगर आपने फनी वाला। किसी पारदर्शी माध्यम का अपवर्तनांक प्रकाश की निर्वात में चाल तथा प्रकाश में माध्यम की चाल का अनुपात होता है। अपवर्तनांक किसको बोलते हैं? प्रकाश या निर्वात में प्रकाश की चाल बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को हम अपवर्तनांक कहते हैं। कांच के आयताकार स्लैब द्वारा अपन ने देखा ही। उसके बाद लेंस सूत्र होता है 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। अब भी जस्ट अपन ने गलती करी थी, इसको लेंस सूत्र को माइनस की जगह प्लस ले लिया था। किसी लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी का व्युत्क्रम होती है, यही अपन ने भी देखा था। और लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? डायऑप्टर। तो इन्होंने डायऑप्टर ऐसा ही लिखा हुआ है, कल अपन कंफ्यूज हो रहे थे इसमें। डायऑप्टर होता है ना। इसके बाद पहला ऑब्जेक्टिव है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। एक यहाँ पर बहुत बड़ी सीख है। जब पेपर साइंस का देने जाते हैं बच्चे या किसी भी सब्जेक्ट का देने जाते हैं और पेपर जब इजी हो जाता है ना, वो पता नहीं क्या होता है, उनकी आंखों में क्या लग जाता है, ये नहीं को पढ़ते ही नहीं है। वो नहीं को पढ़ते नहीं, उनको क्वेश्चन ऐसा दिखाई देता है। इनमें से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है? जल, कांच, प्लास्टिक, मिट्टी। कांच कांच कांच, फट से कांच लगाएंगे। नहीं पढ़ते ही नहीं है, पता नहीं बहुत सारे बच्चों के साथ होता है। इसीलिए हर क्वेश्चन को 2 बार पढ़ने का बोलता हूँ मैं, जब भी एग्जाम आएंगे ना तो एग्जाम टाइम में हर क्वेश्चन को 2 बार करने के लिए बोलते हैं। पहली बार पढ़ो, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयोग किया जा सकता है, जल्दी से पढ़ा। अब दूसरी बार मेरी बात का ध्यान रखते हुए बोलना, भैया ने ये बोला था या सर ने बोला था कि दूसरी बार जब पढ़ो तो एक बार इसलिए पढ़ना कि कहीं इसमें कोई छुपा तो नहीं है बात, कहीं कोई ट्रिक तो नहीं छुपी हुई है। तो दूसरी बार एक बार फिर से पढ़ो, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त, फिर दिख जाएगा नहीं। नहीं किया जाता है। जल से लेंस बनाया जा सकता है, कांच से लेंस बनाया जा सकता है, प्लास्टिक के जो चश्मे होते हैं आजकल प्लास्टिक के ही आ रहे हैं, प्लास्टिक से लेंस बनते हैं। मिट्टी से नहीं बन सकता। तो आंसर है मिट्टी। क्रॉस लगा दिया मैंने, सॉरी। मिट्टी सही आंसर। मिट्टी से लेंस कैसे बना सकते हो? अब आप बोलोगे पानी से कैसे बना सकते हो लेंस? कुछ नहीं है। अपन जैसे कई बच्चों ने वीडियो भी बनाया हुआ है, जो अपने पुराने बल्ब आते थे ना, उसमें आप पानी भर दो, बोतल में पानी भर दो, बोतल से लेंस बन जाता है। बोतल अगर से बहुत क्रिस्टल क्लियर बोतल है, अगर उसमें आप पानी भरोगे तो वो लेंस की बात ही काम करने लगेगी, आर पार दिखेगा आपको, उसमें प्रकाश किरण जाती हुई दिखाई देगी। तो वो पानी भर दोगे, कांच तो है ही, कांच की सिल्ली से कर रही है। प्लास्टिक के मैंने बताया, चश्मे जो बनते हैं आजकल प्लास्टिक के ही बन रहे हैं, तो वो लेंस ही तो है। मिट्टी से नहीं बन सकता। इस सवाल में बस यही सीखने वाली चीज थी, बाकी आंसर तो सभी को ही पता है। ये बच्चे नहीं पढ़ना भूल जाते हैं और जल्दी जल्दी में रहते हैं ना, खुश हो जाते हैं पेपर इजी आता है तो। वो नहीं नहीं दिखता, कांच दिख गया फट से टिक लगाएंगे आगे बढ़ेंगे। मत करना ऐसी गलती, है ना। एक बार दोबारा क्वेश्चन पढ़ना, और आखिरी में एक बार, मैं सबको दिख रही बेटा आपकी दुआएं। तो ये चीज जो है, आखिरी में एक बार फिर से, जब आखिरी में 2 बार तो जब अपन ने क्वेश्चन का अटेम्प्ट करा तभी पढ़ लिया।
और एक बार आखिरी में जब टाइम बचता है 15, आजकल क्योंकि क्वेश्चन पेपर थोड़ा सा छोटा आने लगा है, तो 3 घंटे में आराम से हो जाता है, 2.5 घंटे में पेपर कंप्लीट हो जाता है। तो जब आखिरी के 15 मिनट बचे ना, हर ऑब्जेक्टिव में इसी को ढूंढना, कहीं कोई छुपा तो नहीं, कहीं कोई छुपा तो नहीं, हर पेपर में। ऐसी बहुत बार मिस्टेक होती है बच्चों से, मैंने पहले ही बता दी। दूसरा, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब आभासी, किसी, अब सुनना ध्यान से सुनना, किसी बिंब का मतलब वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब। अवतल दर्पण की स्थितियां 6 स्थितियां। आभासी, सीधा और बिंब से बड़ा पाया गया, आभासी प्रतिबिंब केवल 6वीं कंडीशन में बनता है अवतल दर्पण के लिए। तो आभासी प्रतिबिंब पाया गया, वस्तु कहाँ रखी होना चाहिए बताओ? 6वीं कंडीशन के लिए वस्तु कहाँ रहती है अवतल दर्पण के सामने? सबसे लास्ट वाला। तो डी वाला सही है। डी वाला सही है, सबसे लास्ट। डी वाला। सबसे लास्ट में वस्तु रहती है पी और एफ के बीच में, यहाँ पर, है ना, मतलब ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में। ठीक। अगर आप लोग, अगर इन केस, वैसे तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर इन केस पुरानी बुक लेके बैठे हुए हैं और उसमें टिक लगे हुए हैं, तो कृपया कर आंसर ना दें, पहले तो बुक मिटा लेना चाहिए आपको पूरी। अगर पेन से है तो आप आंसर ना दीजिए तो बहुत अच्छा होगा, है ना। क्योंकि बहुत, मैं बच्चों को ज्यादा प्रेफर करता हूँ, अगर आपके पास जो बुक है वो नई नई परचेज करो तो ज्यादा अच्छा है। होता क्या है, जब पुरानी बुक लेते हैं हम और उसमें टिक लगे रहते हैं, पेंसिल से लगे हैं तो मिटा लो अपन, लेकिन पेन से लगे होते हैं ना, तो हम अपना उस क्वेश्चन में हम दिमाग नहीं चलाते हैं। हमको आंसर दिख जाता है फट से, तो वो रट जाती है चीज। हम उसमें अपना दिमाग खर्च नहीं करते, लगी तो बी वाला आंसर है या डी वाला आंसर है। थोड़ा सा अपने खुद को धोखा मत दो, यही होता है खुद को देखो धोखा देना। आपको आंसर नहीं पता है, आपको दिमाग में थॉट प्रोसेस सीखना है, कैसे सोचेंगे हम एग्जाम में होंगे, तो अगर हम क्वेश्चन पढ़ते हैं तो उसका आंसर कैसे सोचेंगे हम, अपनी नॉलेज का कैसे यूज करेंगे। किसी बिंब का वास्तविक समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखेंगे? उत्तल लेंस के सामने हमको ऐसी जगह पर रखना है जहां पर प्रतिबिंब कैसा बने, जितनी बड़ी वस्तु हो। बिंब मतलब वस्तु का और वास्तविक एक चाहिए और बात मैं, समान साइज का, समान साइज का, है ना। तो समान साइज का हमको उत्तल लेंस में केवल एक ही जगह प्रतिबिंब प्राप्त होता है, यदि ये एफ है और इसके दुगना 2f1 है। तो हम बोलेंगे भाई, हम कितने रखेंगे, लेंस के मुख इधर रखते थे तभी तो, इधर रखते थे तभी तो प्रतिबिंब यहाँ प्राप्त होता था 2f2 पर, और सेम साइज का प्राप्त होता था। तो 2f1 को क्या लिखा है इन्होंने, लेंस के मुख्य फोकस पर, मुख्य फोकस पर नहीं, फोकस दूरी की दोगुनी पर, फोकस दूरी की दोगुनी पर मतलब 2f1 पर। अनंत पर नहीं, बिंदु आकार का प्रतिबिंब मिलेगा। प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में, मतलब प्रकाशिक केंद्र यहाँ और यहाँ नहीं, 6वीं कंडीशन बन जाएगी। हम कहाँ रखेंगे, फोकस दूरी की दुगनी पर। सही आंसर होगा ये। तो ये अपन दिमाग नहीं चला पाते हैं जब पहले से टिक रहता है, तो थोड़ा सा अपन थॉट प्रोसेस सीखें कैसे आंसर निकालना। अगला क्वेश्चन देखो, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 है। अब इस पे ध्यान रखना, कई बुक में +15 लिखी होगी, मतलब ये माइनस नहीं लिखा होगा, केवल 15 होगा, उसका आंसर अलग हो जाएगा। अगर माइनस लिखा हुआ है तो मैं माइनस के लिए आंसर बता रहा हूँ, दोनों के लिए तो आंसर बता रहा हूँ वैसे, लेकिन यहाँ पर -15 है, कई बच्चों की बुक में यहाँ पर माइनस नहीं लगा होगा, उसका आंसर अलग होगा। हमसे बोला है किसी गोली दर्पण की और किसी पतले लेंस की, दोनों की ही फोकस दूरी माइनस में है। चलो देख लेते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं अवतल दर्पण। अवतल दर्पण ऐसा होता है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी किस साइड होगी, इस साइड, क्योंकि देखो गोला इस साइड बन रहा है और समांतर प्रकाश किरण आपतित होगी, तो वह टकराने के बाद यहीं से होकर जाएगी, तो इसकी फोकस दूरी यहाँ होती है। चिन्ह परिपाटी के अनुसार फोकस दूरी इस साइड है इसकी, तो ये लेंस की इस साइड है, मतलब इस साइड पॉजिटिव होती है और इस साइड नेगेटिव होती है, मतलब अवतल दर्पण के लिए नेगेटिव सर पॉसिबल है। चित्र नहीं दिख रहा है। चित्र नहीं दिख रहा है, क्या सभी के साथ ऐसे ही है, चित्र दिखाई नहीं दे रहा है? यस सर, नहीं दिख रहा। चलो फिर से बना दे रहा हूँ। अभी दिखाई दे रहा है अवतल लेंस, अवतल दर्पण? अभी भी नहीं दिखाई दे रहा?
आया ना? दिख रहा है अवतल दर्पण? ये भी आंसर नहीं दे रहा। सर दिखाई दे रहा था। चलो, ये कोई अवतल दर्पण है। इसका फोकस बिंदु किस साइड होता है? समांतर प्रकाश किरण आती है तो यहाँ पर होता है कहीं। जब फोकस दूरी यहाँ पर होगा, दर फोकस बिंदु यहाँ पर होगा, फोकस दूरी ये वाली होगी। और अगर हम चिन्ह परिपाटी के हिसाब से देखें तो चिन्ह परिपाटी के हिसाब से इस साइड जो है माइनस में होना चाहिए फोकस दूरी। और क्वेश्चन में अपन को माइनस से दी हुई है, मतलब अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस में होती है। चलो बढ़िया है, अवतल दर्पण को पता चल गया। अब उत्तल की बना के देखें। उत्तल की कैसी होती है? प्लस होती है कि माइनस होती है? उत्तल दर्पण अपन बनाएंगे ऐसा। और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी किस साइड आएगी? सी यहाँ आएगा और एफ इस साइड आएगा। मतलब उत्तल दर्पण की फोकस दूरी किस में होना चाहिए? प्लस में। तो ये उत्तल दर्पण तो नहीं होगा -15, बिल्कुल भी किसी कीमत पे। अवतल दर्पण हो सकता है। अब लेंस की देख लें। उत्तल लेंस बनाया अपन ने। उत्तल लेंस में फोकस दूरी, मेन फोकस दो होती है वैसे तो, एक इस साइड की F1 और इस साइड की F2। मेन कौन सी होती है? इस साइड की, है ना? मतलब चिन्ह परिपाटी के हिसाब से ये वाली दूरी प्लस में आना चाहिए, मतलब उत्तल लेंस भी नहीं हो सकता। तो हम बोले अवतल बना के देखें तो। अवतल में आपको मालूम है मेरे ख्याल से, अवतल ऐसा बनता है। और इसकी मेन फोकस दूरी किस साइड रहती है? इस साइड रहती है। एक प्रकाश किरण समांतर आई, फैल गई। फैल गई तो फोकस बिंदु यहाँ से, मतलब इसकी फोकस दूरी इस साइड रहेगी। तो अवतल दर्पण और अवतल लेंस दोनों की फोकस दूरी किस साइड रहती है? लेफ्ट हैंड साइड पे रहती है, मतलब माइनस में रहती है। तो हमारा आंसर होगा दोनों अवतल। अवतल दर्पण की भी माइनस में होती है फोकस दूरी, और अवतल लेंस की भी माइनस में होती है। आंसर होगा दोनों अवतल। यहाँ अगर प्लस में होगा तो आंसर चेंज हो जाएगा, ध्यान रहे। कई बुक में प्लस में दिया हुआ है, तो अगर माइनस में दिया है तो दोनों अवतल होंगे। अगला, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी भी दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा दिखाई देता है। तो ध्यान रहे, सीधा प्रतिबिंब हमको समतल दर्पण में भी दिखाई देता है। अगर हम अपने आप को मिरर में देखते हैं अपने घर के, वो भी कैसा है? वो भी सीधा प्रतिबिंब है। तो एक तो समतल हो गया, और दूसरा उत्तल दर्पण, साइड मिरर। हमेशा उत्तल दर्पण में दो स्थितियां होती हैं और दोनों में ही सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो आंसर होगा या तो समतल या उत्तल। वो समतल प्रतिबिंब भी हो, समतल दर्पण भी हो सकता है, वो उत्तल दर्पण भी हो सकता है ना? अगला है, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? तो आप अगर ध्यान से घड़ी वाले को देखेंगे तो घड़ी वाले का जो छोटी सी लेंस होता है वो बहुत मोटा लेंस होता है, ऐसा होता है बिल्कुल, बहुत मोटा। तो मोटा मतलब गोला कैसा बनेगा? छोटा बनेगा। देखो इतना तो तय है कि उत्तल लेंस आंसर होगा। डिक्शनरी को पढ़ने के लिए उत्तल लेंस का यूज करते हैं। अब दो उत्तल लेंस है, 50 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर का गोला बड़ा बनेगा तो उसका जो प्रिज्म वो बनेगा, लेंस बनेगा, वो पतला बनेगा 50 सेंटीमीटर का। और अगर हम 5 सेंटीमीटर का बनाते हैं तो वो थोड़ा सा मोटा बनेगा। आप सिंपल सा घड़ी वाला याद रखो, घड़ी वालों के पास ऐसा लेंस होता है मोटा सा। अब मोटा है तो 5 सेंटीमीटर का, तो सही आंसर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर का उत्तल लेंस। 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस डिक्शनरी को पढ़ने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। उसके बाद पंद्रह सर एक सेंट बार और बताओ। हाँ लक्ष्मी, यस सर, ये डबल हमें समझा ये रहे वाला थे। समझ में नहीं आया। चलो एक बार फिर से देख। किसी डिक्शनरी को पढ़ने के लिए हमको कोई लेंस पूछा है, बताओ कौन सा लेंस सूटेबल रहेगा। तो पहली बात तो ये सही है कि अवतल लेंस से हमको छोटे प्रतिबिंब दिखाई देंगे, तो हमको डिक्शनरी में ऑलरेडी छोटे शब्द होते हैं, उसको बड़ा देखने के लिए और छोटा करने की जरूरत नहीं, तो अवतल लेंस तो इस्तेमाल होगा ही नहीं, इतना तय है। अब बचा क्या? उत्तल लेंस। अब ऑप्शन पढ़ो आप। ऑप्शन में उत्तल लेंस दो बार आ रहा है। उत्तल लेंस 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, या फिर 5 सेंटीमीटर दूरी का उत्तल लेंस। या तो ए होगा या सी होगा आंसर, है ना? अब होगा क्या? आप ये याद रखो, जो घड़ी वाला काम, जब घड़ी सुधारता है ना तो वो ऐसा लेंस यूज करता है, माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप में भी देख सकते हो आप।
उसके लेंस जो है बहुत मोटे होते हैं। जो पढ़ने वाले बच्चे रहते हैं ना, जिनकी आंखें थोड़ी सी वीक हो जाती हैं, उनको भी डॉक्टर देखना कितने मोटे मोटे चश्मे लगाता है। तो वो मोटे चश्मे लगा रहे हैं, मतलब उनकी वक्रता त्रिज्या ऐसी रहती है, इतना मोटा लेंस रहता है। तभी तो वो छोटे अक्षरों को बड़ा देख पाते हैं, मोटा लेंस होता है। और अब देखना, अब 5 सेंटीमीटर या 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का। अब आपको मालूम है कि फोकस दूरी अगर बढ़ेगी, देखना, अगर मैं लेंस बनाऊं, तो लेंस दो गोलों से मिलकर बना हुआ है, एक गोला इस साइड है और एक गोला इस साइड है। अगर ये छोटा गोला बन रहा है, तो होगा क्या, जब पतला लेंस होगा तो इसकी फोकस दूरी भी दूर आने वाली है। वक्रता केंद्र यहाँ होगा, वक्रता केंद्र यहाँ होगा, फोकस दूरी इसकी आधी होगी, मतलब F2 इस साइड होगा, F1 इस साइड होगा, और वक्रता केंद्र इस साइड होगा, C1 C2, 2F1 भी बोल सकते हो। तो आप देखो फोकस दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक है ना। और अगर हम छोटा, जो कि डिक्शनरी छोटे चीजों को वाकई में पढ़ने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, उसके गोले बनाए तो वक्रता केंद्र यहाँ होगा, फोकस दूरी यहाँ होगी, मतलब फोकस दूरी प्रकाशिक लेंस देखो कितनी पास है, बिल्कुल पास में है। जबकि यहाँ पर प्रकाशिक केंद्र से फोकस दूरी कितनी थी, दूर थी ना। तो लेंस जो वाकई छोटी चीजों को पढ़ने के लिए यूज किए जाते हैं, वो कम फोकस दूरी के लेंस होते हैं। अब कम फोकस दूरी कौन सी है, 50 कम है या 5 कम है, तो 5 कम है, इसलिए सही आंसर होगा 5। जितनी कम फोकस दूरी उतनी छोटे अक्षरों को बड़ा करके दिखाएगा उत्तर लेंस। जितनी फोकस दूरी ज्यादा तो लेंस पतला हो जाएगा, तो हमें वो वस्तु बड़ी तो दिखाई देगी, लेकिन मोटे वाले की तुलना में कम बड़ी दिखाई देगी, है ना। तो आप अभी इससे ये याद रखो, केवल फोकस दूरी कम होगी तो हमें ज्यादा बड़ा दिखाई देगा, फोकस दूरी ज्यादा होगी तो हमें थोड़ा सा छोटा नजर आएगा। इसलिए तो जिनकी आंखें खराब रहती है उनके चश्मे मोटे होते हैं। मोटा लेंस मतलब कि फोकस दूरी कम, है ना। अब थोड़ा सा याद रहेगा मेरे ख्याल से। अगला है, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अवतल दर्पण का उपयोग करके हम किसी बिंब का सीधा प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं। अवतल दर्पण से सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करना चाहते हैं, सीधा प्रतिबिंब, आखिरी कंडीशन में। वो फोकस दूरी कितनी है, 15। बिंब का दर्पण से दूरी परिसर क्या होना चाहिए। परिसर मतलब होता है रेंज, रेंज मतलब इतने सेंटीमीटर से इतने सेंटीमीटर के बीच रखो तो आपको सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होगा। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है तो आप खुद ही बता सकते हो। प्रतिबिंब की प्रकृति मतलब वास्तविक है या आभासी। सीधा प्रतिबिंब कब प्राप्त होता है, आखिरी कंडीशन में। आखिरी कंडीशन में प्रतिबिंब कैसा मिलता है, अवतल दर्पण में। आभासी। और कोई बोलेगा, आखिरी कंडीशन में कैसा प्रतिबिंब मिलता है। श्रद्धा, वर्षा, आभासी। सपना, कहाँ हो भैया, बोल क्यों नहीं रहे। हमसे बोला है अवतल दर्पण का उपयोग करके हम फोकस 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई अवतल दर्पण है, उसका उपयोग करके हम सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करना चाहते हैं। तो बताओ वस्तु हम कहाँ रखें, है ना। और हमसे बोला है प्रतिबिंब की प्रकृति भी बताओ, तो प्रतिबिंब आभासी होगा। प्रतिबिंब कैसा बनता था आखिरी स्थिति में, वस्तु से छोटा बनता था कि बड़ा, छठवीं कंडीशन में। प्रतिबिंब कैसा बनता था छठवीं कंडीशन में। वस्तु से बड़ा। एग्जैक्टली, वक्रता केंद्र ये हो जाएगा। मैं छठवीं कंडीशन यहाँ बना देता हूँ ताकि थोड़ी सी और आसानी। ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखेंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल, ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में रखेंगे छठवीं कंडीशन। अपन ने वस्तु रखी यहाँ पर, एक प्रतिबिंब समान, एक प्रकाश किरण समांतर जाएगी और मुख्य फोकस से होकर जाएगी, दूसरी प्रकाशिक केंद्र से मतलब वक्रता केंद्र से होकर जाएगी, और सीधी सीधी निकल जाएगी, वापस ऐसे ही लौट जाएगी। दोनों इधर एक दूसरे को नहीं काटेंगे, पीछे की तरफ बढ़ाएंगे अपन। और प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब यहाँ बनेगा, प्रतिबिंब यहाँ बनेगा। और जहां काटा वहां से रहा, तो ए डैश बी डैश यहाँ है ना। ए ऊपर रहेगा, बी नीचे रहेगा,
तो प्रतिबिंब आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। तो हम यही लिखेंगे। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? आभासी। प्रतिबिंब बिंब से बड़ा है या छोटा? तो बड़ा है। इस स्थिति में प्रतिबिंब बनने का एक किरण आरेख खींचे, तो किरण आरेख लो मैंने खींच ही दिया। छठवीं कंडीशन का पूछ लिया इन्होंने, डायग्राम बनाना था तो ये ऐसे ही बना दिया। अब एक चीज और बची हुई है बस, वस्तु को अपन रेंज क्या होगी सेंटीमीटर में बताना है। तो कुछ नहीं है, देखो फोकस दूरी कितनी है? 15। तो जाहिर सी बात है यहाँ से लेकर ध्रुव से लेकर यहाँ तक की दूरी जी हुई है 15। तो हम बोलेंगे हमको वस्तु को कहाँ रखना पड़ेगा? ये 0 पॉइंट है, इसको ध्रुव बोलते हैं, ये 0 सेंटीमीटर होगा। तो हम बोलेंगे वस्तु को 0 सेंटीमीटर से 15 सेंटीमीटर के बीच में कहीं रखना पड़ेगा। 0 से 15 सेंटीमीटर के बीच में रखना पड़ेगा, प्रकाशीय केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में। मतलब 0 सेंटीमीटर से 15 सेंटीमीटर रेंज पूछी थी हमसे। इसके आंसर बिल्कुल मौखिक ही है, इससे कठिन नहीं है। छठवीं कंडीशन पे क्वेश्चन बना हुआ है, हमसे पूछा था 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के लिए हमको सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करना है, तो बताओ वस्तु को कहाँ रखे? तो हमने डायग्राम बनाया और हमने बोला अभी आंसर दिया था ध्रुव से फोकस के बीच में रखना पड़ेगा। अब ध्रुव 0 पर होता है और प्रतिबिंब 15 मतलब फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर दी हुई है हमको, तो हम बोलेंगे 0 से 15 सेंटीमीटर के बीच में कहीं पर भी रखो, आपको प्रतिबिंब जो है वो सीधा प्राप्त होगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन था प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? तो हम बोलेंगे आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होगा। कैसा? आभासी प्रतिबिंब। और आखिरी में लिखा हुआ है कि प्रतिबिंब बिंब से बड़ा है या छोटा? तो हम बोलेंगे वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब, मतलब वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब। और किरण आरेख खींचो तो हम छठवां आरेख बना देंगे। श्रद्धा माइक खोल के बताओ आंसर, ये आंसर समझ में आया है कि नहीं आया? आवाज आ रही है श्रद्धा? वर्षा? तो रिप्लाई क्यों नहीं दे रही हो श्रद्धा फिर, जब मैंने पूछा आपसे कि ये चीज इसका मतलब प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी बनेगा, छठवीं कंडीशन है या नहीं? वर्षा, आंसर देना चाहिए ना बेटा, अगर बन रहा है तो। मुझे कैसा पता चलेगा आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा? भैया मैं दुकान गई थी 1 सेकंड के लिए। अच्छा, समझ गया, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अभी खा लिया, बस 5 मिनट हो गई मुझे। ठीक है चलो। अगली बार से पक्का दूंगी। हाँ ठीक। अब हमसे पूछा अगले क्वेश्चन में, बताओ इस पे मतलब इस कंडीशन में कौन सा दर्पण यूज करेंगे? पहला है किसी कार की हेडलाइट में, हेडलाइट में पूछा है, साइड मिरर में नहीं। हेडलाइट में कौन सा दर्पण यूज करेंगे अपन? अवतल दर्पण। अब इसका आंसर अपन देखने की कोशिश करते हैं, अवतल क्यों करेंगे हेडलाइट में। देखो, आपने एक चीज पढ़ी, अगर हम अवतल दर्पण, थोड़ा सा मैं उल्टा बना रहा हूँ, है ना, अवतल दर्पण ऐसा बना रहा हूँ, बाहर से पॉलिश कर देंगे तो ये अवतल दर्पण बन जाएगा। एक चीज हमने अपन ने सीखी है जो कि प्रतिबिंब के नियम में थी, वो थी यदि कोई प्रकाश किरण समांतर आपतित होती है ना, तो वो मुख्य फोकस से होकर गुजरती है, ऐसी आएगी और ऐसी चली जाएगी, है ना, मुख्य फोकस। और अपन ने एक और चीज सीखी थी ना, यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है तो वो समांतर हो जाती है। हमने सीखी थी ये चीज। अब देखना, गाड़ी में क्या होता है, गाड़ी में अगर हम अवतल दर्पण इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर वो बल्ब लगा देते हैं। अब बल्ब से होता है, ये बल्ब को कोशिश करते हैं वो फोकस दूरी पे लगा, होता क्या है, फोकस दूरी से प्रकाश किरणें आती है ना तो वो समांतर हो जाती हैं, और जैसे जितनी ज्यादा प्रकाश किरणें आएंगी हमें उतनी दूरी पर दिखाई देगा ये प्रकाश किरणें, हमको बहुत ज्यादा एरिया में दिखाई देगा। अगर उत्तल करेंगे तो ऐसा नहीं होगा, उत्तल में करेंगे तो ऐसा प्रतिबिंब प्राप्त नहीं होगा। पहली बात तो आभासी प्रतिबिंब मिलेगा, वही लाइट जलती रहेगी बस, फेंकेगा नहीं प्रकाश वो। इसलिए हम अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं और फोकस पर क्या लगा देते हैं? बल्ब लगा देते हैं। तो दर्पण से पड़ने वाली प्रकाश किरणें समांतर हो जाती हैं, जिससे क्या होता है, हमको ज्यादा एरिया दिखाई देता है हेडलाइट में। तो हेडलाइट में कौन सा दर्पण इस्तेमाल किया जाता है? अवतल दर्पण। साइड मिरर के रूप में पता है आपको उत्तल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। सौर भट्टी का, सौर भट्टी के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो सौर भट्टी के रूप में भी अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। आपने आंसर पहले ही दे दिया आज क्लास स्टार्ट होते से। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है।
और इसका आंसर सभी गलत देने वाले हैं। किसी लेंस उत्तर लेंस को, किसी मैं उत्तर लेंस बना देता हूँ। उत्तर लेंस को यहाँ से मुख्य अक्ष रहेगा। यदि किसी उत्तर लेंस का आधा भाग काले कागज से ढक दें, इतना हिस्सा अपन ने क्या करा, ऊपर वाला हिस्सा करते हैं, चलो ऊपर वाला हिस्सा मैंने क्या करा, काला कर दिया। क्या यह लेंस किसी बिंब का पूरा प्रतिबिंब बना पाएगा? अब यहाँ पर वस्तु रखी, तो अब आपसे आपसे पूछो, ये प्रैक्टिकल करने लायक है, यकीन मानो बहुत मजे आते हैं इस प्रैक्टिकल करने के लिए। सबका आंसर गलत ही होगा, अगर आप जो भी सोच रहे हो ना उसका उल्टा आंसर है। यदि कोई वस्तु रखी हुई है तो बोल रहे हैं बताओ क्या ये प्रतिबिंब बना पाएगा यहाँ पर, वास्तविक प्रतिबिंब। और बोल रहे प्रयोग द्वारा जांच कीजिए, तो वाकई में प्रयोग करने लायक है। आपको क्या लगता है, लॉजिकली बताओ क्या ये प्रतिबिंब बना पाएगा? नहीं। एग्जैक्टली exactly. कौन कौन बोल रहा है बना पाएगा? क्योंकि उल्टा ही। मैं। हाँ बोलेगा ही, मुझे मालूम। हाँ मैंने बताया ना, जो अपन सोचेंगे ना उसका विपरीत आंसर है। मुझे मालूम है क्यों बोल रहे हो तुम लोग, क्योंकि वाकई में प्रतिबिंब बना पाएगा ये, है ना। क्योंकि हमको अभी क्या सिखाया गया है, हमको सिखाया गया है प्रकाश किरण समांतर जाएगी। अब ये तो काला हिस्सा है, जब काला हिस्सा है तो यहाँ से तो होकर जाएगी ही नहीं। हमको तो यही सिखाया गया है। लेकिन भाई साहब हमने केवल दो प्रकाश किरणें ली थी प्रतिबिंब बनाने के लिए, केवल दो ली थी। केवल दो थोड़ी ना आती है प्रकाश किरणें, यहाँ से भी तो जा सकती है वो, फोकस से जा सकती है और समांतर हो सकती है। तो प्रतिबिंब बनेगा अभी भी, और वैसे ही बनेगा जैसा पहले बन रहा था। बस एक अंतर होगा, बस एक अंतर होगा, क्योंकि अपन ने आधा प्रतिबिंब, आधा लेंस काला कर दिया है ना, तो ये प्रतिबिंब जो बनेगा ना वो, उसका चमक उतनी ज्यादा तेज नहीं रहेगी, इसकी चमक कम हो जाएगी, प्रबलता कम हो जाएगी। जितना तेज दिखाई देगा, अगर हम इसको व्हाइट रखें तो जितना तेज दिखाई देना चाहिए, अगर हम इसको खुला रखें तो हमको ये प्रतिबिंब ऐसा के ऐसा ही दिखाई देगा, लेकिन इसमें लाइट ज्यादा रहे। जब अपन करके देखेंगे ना, ये बहुत अच्छा प्रैक्टिकल, जब अपन करके देखेंगे तो अपन आधा ढकेंगे उसको, तो आप देखोगे यहाँ मोमबत्ती जो दिख रही थी, अगर बिना ढके देखते हो तो ये बहुत अच्छी क्लियर दिखाई देगी मोमबत्ती। और जैसे ही आप इसको काला कर देते हो, मतलब पेज से ढक देते हो आधे को, तो जैसे ही ढकोगे ना तो देखोगे प्रतिबिंब तो बन रहा है, लेकिन उसकी लाइट थोड़ी सी कम हो जाती है, डिम हो जाती है। डिम बोलते हैं ना, डिम हो जाती है, लाइट थोड़ी सी डिम हो जाती है ना। तो इसका प्रैक्टिकल करके देखेंगे, जब भी अपन प्रैक्टिकल करें मुझे याद दिलाना इसका, अपन करके देखेंगे इसको। मेरी कल क्लास है एमएम में। कल करें प्रैक्टिकल, तैयार हो तो आ सकते हो कल। हेलो एमएम वाले बच्चों। हाँ। हाँ भैया कल। चलो मैं टाइमिंग भेज रहा हूँ ग्रुप पर। लेंस वाली क्लास रहेगी, लेंस के कुछ प्रतिबिंब अपन देखेंगे प्रकाशिक बेंच पे, कैसे कैसे प्रतिबिंब बनते हैं, है ना। ये वाला प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे। अगला तो भैया आ गया है अब हमारे न्यूमेरिकल, जो कि अपन करेंगे, लेकिन आज नहीं कर रहे हैं। मैं क्लास की टाइमिंग आपको भेज रहा हूँ कब है, क्योंकि दो क्लास ऑलरेडी हैं कल, तो टाइमिंग थोड़ी सी लेट रहेगी, डिलेड रहेगी। मैं टाइमिंग भेज रहा हूँ अभी। आज की क्लास में इतना ही रख रहा हूँ मैं। ये न्यूमेरिकल रोक रहा हूँ, 10 11 12 आप सारे न्यूमेरिकल ही हैं। बस आखिरी के दो थ्योरी है और बीच में एक थ्योरी है, बाकी न्यूमेरिकल है। अगर आपको दर्पण सूत्र और लेंस सूत्र आते हैं और प्रतिबिंब से बनने वाली स्थितियां पता है, अगर आपको यूवीएफ पता चल जाए इन न्यूमेरिकल में, तो आप खुद से ही कर लोगे, क्योंकि फिर मैथ्स बचती है। तो मैं आपको कल गाइड करूंगा इसके बारे में। आज थोड़ी सी जल्दी क्लास खत्म कर रहा हूँ, है ना। तो अपन सुबह एक बार फिर से मिलेंगे। सुबह आपकी क्लास 8 से 9 एज इट इज रहेगी मैथ्स की। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आपकी स्कूल में प्रैक्टिकल क्लास कब है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। उम्मीद है कुछ नया सीखा होगा। हालांकि मैंने सुबह विश कर दिया था, लेकिन एक बार फिर से, क्योंकि सुबह बहुत सारे बच्चे नहीं थे। आप सभी को नव संवत्सर और चैत्र नवरात्रि और न्यू ईयर की, नव वर्ष की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। माता जी सबको बहुत अच्छी ऊर्जा प्रदान करें, जिससे आप बहुत अच्छा पढ़ सको, पूरे साल भर की मेहनत आपको जिंदगी भर याद रहे। ऐसी मैं माता से प्रेयर करता हूँ, है ना। आज के लिए इतना ही रखते हैं। उम्मीद है कुछ नया सीखा होगा।
कल सुबह फिर से मिलते हैं। बाय। गुड नाइट, जय गुरु सभी को। थैंक यू। गुड नाइट भैया। गुड नाइट। थैंक्स भैया। वेलकम वेलकम।